तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे यूएसएस अब्राहम लिंकन, दुनिया का तैरता हुआ शहर। जी हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड, क्या वो भी खतरे में आ गया है? मुझे लगता है कि अमेरिका थोड़ा सा हिचकिचा रहा है इसको लेकर, और शायद अमेरिका जंग में नहीं जाना चाहता, जंग को टालना चाहता है। उसको मालूम है कि गल्फ की खाड़ी में जब अब्राहम लिंकन पहुंचेगा, या फिर अगर ओमान की खाड़ी में भी हुआ, तो अगर उसके ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश कर दी, ईरान ने बारिश कर दी, एक के बाद एक 30 40 50 अगर छोड़ दिए और 10-12 रोक भी लिए और 5-7 हिट कर गए, तो अब्राहम लिंकन डूब भी सकता है। इसको लेकर बड़ी चिंताएं हैं। ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर के कई देशों के अंदर जो मुस्लिम्स के बैंक अकाउंट्स है उसको स्क्रीन किया जा रहा है, उसको स्कैन किया जा रहा है। क्या डर है, क्या खौफ है? साथ में जमात इस्लामी बांग्लादेश के अंदर, उसके ऊपर चाइना की नज़र भी है, अमेरिका की भी है, सीक्रेट मीटिंग भी हो रही है। क्या उस घोड़े के ऊपर दांव लगाने की तैयारी है? पता नहीं, लेकिन टाइम बताएगा कि क्या हो रहा है। एक खबर मॉरिशस से भी है कि मॉरिशस ने कहा है कि डिएगो गार्शिया के अंदर अमेरिका, जो कि उसके पास लीस्ट पर है, उसके ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन्स ना रखें तो अच्छा है। ये हमने आपको लीज पर इसलिए नहीं दिया हुआ है। लीज पर तो ब्रिटेन के पास है, लेकिन ब्रिटेन ने आगे उनको दिया हुआ है। अब क्या अमेरिका बात मानेगा मॉरिशस की, और मॉरिशस में क्या इतनी ताकत है कि वो उसको ये सब कर सके, बता सके? मुझे नहीं लगता है। खैर, कोई बात नहीं। चलिए एक पहली खबर पे चलते हैं। हम आप सबका स्वागत करते हुए, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। अब्राहम लिंकन, जी हाँ, क्या वो भी खतरे में आ गया है? दरअसल ये खतरा अमेरिका शायद महसूस करना शुरू हो गया है कि अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है, इजराइल की ओर से भी होता है और अमेरिका की ओर से भी होता है, तो क्या जो हाइपरसोनिक बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अगर वो 30 40 50 बड़ी मिसाइल्स की एक के बाद एक बैक टू बैक, अगर वो पूरी की पूरी, क्या कहते हैं कि बारिश कर दे उसके ऊपर 50 हाइपरसोनिक मिसाइल्स की या 50 बैलिस्टिक मिसाइल की, तो क्या अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर उसको रोक पाएगा? क्या उस पर सक्षम है? क्या उसके पास इतनी ही एयर डिफेंस की बैटरीज हैं कि वो इस बड़ी सो कॉल्ड 40 50 या 100 मिसाइल्स को एक साथ रोक सके? क्योंकि कुछ वीडियोस जो ईरान ने निकाले हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारी मिसाइल्स ने अब्राहम लिंकन को डुबो दिया है। अब अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका की नाक है साहब। इतनी बड़ी नाक है कि अगर उसको नुकसान हो गया कहीं, तो अमेरिका के लिए एक किस्म से मुंह छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बताऊं। और हमने पिछली ईरान और इजराइल की वॉर में देखा कि द बेस्ट ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं, चाहे वो आयरन डोम था, पैट्रियोट का सिस्टम था, थर्ड के सिस्टम थे जो कि बेस्ट सिस्टम अमेरिका के माने जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, वो भी कामयाब नहीं हुए थे ईरान की मिसाइल्स को इजराइल में पहुंचने से। और बहुत बड़ा डैमेज ईरान ने इजराइल में किया, ये सबको पता है। तो क्या अब इजराइल के जो शिप्स हैं या अमेरिका के जो शिप्स हैं, वो साथ ही उस पर कॉर्वेट्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे? इतने सारे अगर बराज आता है पूरा का पूरा, एक के बाद एक, अगर उसके पास मिसाइलें आती हैं, और चाइनीज सिस्टम है सारे के सारे, सबको पता है, तो चाइना का भी टेस्ट है इसके अंदर। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम क्या वो सक्षम है? और कहा जा रहा है कि बराक 8 के सिस्टम और एडवांस सी डोम सिस्टम तो इसराइल के पास भी हैं, लेकिन इसराइल तो खुद को नहीं बचा पाया था। अब्राहम लिंकन खतरनाक जरूर है, मैं मानता हूं, उसके ऊपर एटम बम भी है, वो भी मैं मानता हूं। उसकी जो न्यूक्लियर सबमरीन उसके साथ में, उनके पास भी एटम बम है, वो भी मैं मानता हूं। जो उनके साथ बाकी जो फ्रिगेट्स हैं या कॉर्वेट्स हैं, या नाम कुछ इसी किस्म के टेक्निकल होते होंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं उसके बारे में, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंचने से पहले ही मिसाइल्स को मार गिराते हैं। पर क्या आप सभी को मार गिराएंगे? क्या यह पॉसिबल है? क्या इसराइल सारी की सारी मिसाइलों को रोक पाया? यहां से सवाल उठते हैं, जिसको लेके लगता है कि जैसे अमेरिका के मन में बहुत सारे डाउट हैं कि
ये जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो 1 लाख टन से ज़्यादा का है, क्या ये अपनी सुरक्षा कर पाएगा? क्या इसके साथ जितने बाकी भी जो शिप्स हैं वो क्या इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं कि अगर कहीं अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो न्यूक्लियर पावर्ड है, अगर उसके ऊपर 2-3 मिसाइल ठुक गई तो क्या वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा? और डूबा तो फिर उसके अंदर क्या न्यूक्लियर रेडिएशन होगा, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर पावर्ड से होता है सारा का सारा। मुझे लगता है कि ये सवाल उठने लाजमी हैं, उठने भी चाहिए। देखिए, जंग में कोई ये कहे कि सिर्फ लॉसेस होंगे, वन साइड के होंगे और दूसरी साइड के लॉस नहीं होंगे, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसराइल की कुछ मिसाइल जिन्होंने कतर के अल उदीद एयरबेस पे अटैक किया था, जब ईरान ने अटैक किया था, इसका अमेरिका ने जवाब नहीं दिया बाद में, उसमें अमेरिका के बेसिस को बड़ा नुकसान हुआ। मैं आपको बताऊं, ये सब बाद में निकल आया एक्चुअली कि बड़ा नुकसान हुआ है। और इसराइल के जो नुकसान हुए हैं वॉर के अंदर, जो 10-12 दिन की थी, वो बहुत बड़े लेवल के नुकसान हुए वहां पर। तो यहां से सवाल उठते हैं बहुत सारे कि क्या अब्राहम लिंकन अपने आप को बचा पाएगा? और ईरान को लगता है कि अगर मैं अमेरिका को हरा नहीं पाया, जो मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर उसने कहीं अब्राहम लिंकन को सिंगल निशाना बना के 30, 40, 50 मिसाइलों की बारिश कर दी, ये पक्की बात है कि ये सारी मिसाइलें तो अमेरिका नहीं रोक पाएगा, तो मैं भी मान के चलता हूं। और 3-4 मिसाइल ने भी अगर हिट कर दिया अब्राहम लिंकन को, तो साहब अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे, उसकी नाक ही नहीं कटेगी, बल्कि पूरा शिप जो है सिंक हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मैं बताऊं, 2 टुकड़े हो जाएंगे या 3 टुकड़े हो जाएंगे, तब उसको कौन बचाएगा? मुझे लगता है कि ये जो लिटमस टेस्ट है ना अमेरिकन नेवी का, और अमेरिका का जो प्राइड है, इसके साथ अमेरिका का जो प्राइड है ना, वो भी पानी में मिल जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा। भले ही बाद में ईरान हार जाए, उसके ऊपर एटम बम बना गिरा दो, जो मर्जी करो, लेकिन उससे पहले ईरान एक ऐसी चोट मार देगा आपके ऊपर जो शायद जन्मों जन्म तक अमेरिका को शायद भूलेगी नहीं कि मेरा प्राइड, मेरी आर्मी का प्राइड, यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान ने डुबोया। ये डर है उसके अंदर, इसलिए अमेरिका अटैक करने से थोड़ा हिचकिचा रहा कि भाई कुछ ऐसे ही मसला सॉल्व हो जाए, मुझे वॉर में ना जाना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे दुनिया के अंदर मुस्लिम्स के अकाउंट्स जो हैं डेवलप्ड नेशंस के अंदर, वो डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं या फ्रीज किए जा रहे हैं। उसको प्रोसेस को एक नया नाम दिया गया है डी बैंकिंग। ये क्या चक्कर है भाई? एक मीडिया रिपोर्ट आती है कि 9/11 के बाद ये डी बैंकिंग स्टार्ट हुआ था और अचानक से ये पूरा पूरा डी बैंकिंग का सिस्टम तेज हो गया है, और बिना किसी वजह के मुसलमानों की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं डेवलप्ड नेशन के अंदर या कहीं और कई देशों में, उसे खत्म कर दिया जाता है कि आप कोई लेन देन नहीं कर सकते। इस मुद्दे को हाल ही में द गार्डियन के अंदर प्रकाशित किया गया है। द गार्डियन न्यूज़पेपर जो ब्रिटेन का है, उसे बताया कि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हजारों मुसलमानों को और जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बिना किसी क्राइम के बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। डी बैंकिंग क्या होती है? डी बैंकिंग मतलब उसका अकाउंट फ्रीज कर देना या उसको बंद कर देना, तो वो बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। कहा जा रहा है कि जो टेररिज्म से रिलेटेड जो लेन देन है उसकी चेकिंग हो रही है, लेकिन टेररिज्म की जो लेन देन के नाम पर दरअसल आम आदमियों के जो अकाउंट्स हैं ना, वो भी बंद होने शुरू हो गए हैं। और उनका कहना है कि हम थोड़ी रकम ट्रांसफ़र करते हैं, किसी के कहीं भेज देते हैं, या उसके अंदर अपना कोई मैसेज अगर गैर अंग्रेज़ी भाषा में लिख देते हैं। अगर हमने कभी कई बार ट्रांसफ़र होता है, जब मनी भेजते हैं तो कोई मैसेज साथ में लिखा, अगर वो इंग्लिश के अंदर मैसेज नहीं है तो साहब तुरंत उसको फ्रीज कर दिया जाता है। ये अपने आप में कमाल की बात है, और ये हज़ारों लाखों ऐसे अकाउंट्स जो हैं डीएक्टिवेट कर दिए गए, जिसको डी बैंकिंग का नाम लिया जा रहा है। और ये मुसलमानों के ऊपर ही किया जा रहा है सारा का सारा, और किसी पे नहीं किया जा रहा है। अब ये एक अजीब सी कहानी है, और गार्डियन का ये जो खुलासा है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, शर्मनाक तो है, पर लेकिन क्या किया जाए, जो हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। इसके अलावा अब बांग्लादेश का इलेक्शन तो भाई अब बहुत कम दिन बचे हैं, ले दे के 15 दिन बचे हैं टोटल मिला के, सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 12 फरवरी को वोटिंग है, 5 मार्च को नेपाल में वोटिंग है। लेकिन अचानक से बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की जो सियासी ज़मीन है थोड़ी मजबूत नज़र आनी शुरू हो गई है।
चाइना और जमाते इस्लामी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं और इसके साथ ही अमेरिका के साथ जो उनका एक इंटरेक्शन था, वो भी मैंने पहले खबर दी थी कि कैसे अमेरिकन डिप्लोमेट की जमाते इस्लामी के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई थी और उसमें बताया गया था कि कैसे अमेरिका जो है, अमेरिका ने कहा था कि आप अगर सत्ता में आते हैं, आपके पास पावर आती तो हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन आप शरीयत के कानून को लागू नहीं करेंगे। अगर आप शरीयत के कानून को लागू करेंगे जैसे कि आपका वादा रहता है, तो फिर अमेरिका आपके ऊपर 100% का जो टैरिफ है एक दिन में लगा देगा और आपको बर्बाद कर देगा। तो जमात इस्लामी ने उनको शायद प्रॉमिस किया कि शरीयत को हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक रहेंगे। अब चाइना के एम्बेसडर भी अब बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं जमात इस्लामी। उनका कोई प्रोग्राम था, कुछ कपड़े वगैरह बांट रहे थे जमात इस्लामी के, और उस प्रोग्राम में चाइना के एम्बेसडर याओ वैन भी पहुंच गए। जी हाँ, और फिर उन्होंने जमात की जो ह्यूमन जो हेल्प हैं सारी की सारी और एजुकेशन से जुड़े जो काम है उसकी तारीफ की। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जमात के प्रोग्राम के अंदर चाइना के एम्बेसडर क्या कर रहे थे। मुझे लगता है कि यूनुस सरकार के दौरान ही जो अमेरिका की और ख़ास तौर से चाइना की जमात के साथ जो दिलचस्पी बढ़ी है, उसके साथ उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही हैं, और तीस्ता प्रोजेक्ट पे भी बांग्लादेश और चाइना की फ्रेंडशिप के मुद्दे हैं वो निकल निकल के सामने आ रहे हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे चाइना और अमेरिका दोनों ही बीएनपी से खुश नहीं हैं, जिसके तारिक रहमान जिसका वो फाइट कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो जमात के साथ शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और जमात के द्वारा वो बहुत आराम से बांग्लादेश को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोनों ही कंट्रोल करना चाहते हैं, अमेरिका भी कंट्रोल करना चाहता है और चाइना भी कंट्रोल करना चाहता है। और इंडिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका और चाइना दोनों बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि यहाँ टसल जो है चाइना में और अमेरिका के बीच में भी है कि वहाँ पर किसका दबदबा जो है ना ज़्यादा रहेगा, अमेरिका का रहेगा या चाइना का रहेगा। अमेरिका का दबदबा इसलिए भी ज़्यादा है कि अधिकतर सामान जो जाता है बांग्लादेश का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को होता है, तो कहीं ना कहीं वो सारा जो पैसा जो डॉलर आता है वो तो वहाँ से आता है ना, तो वो उनका एक इकोनॉमिक कंपल्शन हो जाता है और जिसके कारण बांग्लादेश के अंदर अमेरिका के नाम को लेके चुप्पी साध ली जाती है और चाइना के नाम को लेके भी चुप्पी साधी जाती है। अब चलिए, अब देखते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा, हम आप हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना, लेकिन 15 दिन रह गए हैं वोटिंग को और बड़ा वहाँ पर बदलाव कुछ ना कुछ होने जा रहा है। एक आखिरी खबर है कि मॉरिशस ने डिएगो गार्सिया बेस जो कि ब्रिटेन को दिया था और ब्रिटेन ने आगे अमेरिका को लीज किया हुआ है, उनका कहना है मॉरिशस की आप जो है डिएगो गार्सिया के ऊपर आप वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे। और ये चैगोस का समझौता है, चैगोस जो द्वीप समूह है, चैगोस आइलैंड का जो समझौता है ब्रिटेन के साथ, जो उन्होंने वापस भी किया है और कहा है कि भाई आप यहाँ पे एटम बम नहीं रखेंगे। इसको लेके यूके और यूएस का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसके अंदर काफ़ी हद तक कोई थोड़ी तल्खियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मॉरिशस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पॉल बेरेंजर ने कहा है कि आप जो हमारा समझौता है ब्रिटेन के साथ में और ब्रिटेन ने आगे लीज किया हुआ है डिएगो गार्सिया को अमेरिका को, तो आप यहाँ पर एटम बम नहीं रख सकते। अब मुसीबत सारी ये है कि ब्रिटेन तो अमेरिका को कुछ बोल नहीं सकता, भाई उसके बस की बात नहीं, वो तो उसका टेल पीस है, पिछलग्गू है, पूंछ है उसकी देखा जाए तो। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हमने इस बात को नोट किया है कि ब्रिटेन जो है ना एनफोर्स नहीं कर पाता चीज़ों को अमेरिका के ऊपर, और मॉरिशस में तो अभी इतनी हिम्मत है नहीं कि वो अमेरिका से कहे कि तू है एटम बम नहीं रखेगा। B-2 बॉम्बर्स वहाँ पे B-52 बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं और वहाँ पर सारे के सारे एटम बम भी रखे हुए हैं। अब मॉरिशस इतना मजबूत थोड़ी है कि भाई साहब वो क्या कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर जोर डालना शुरू कर दे कि आप इसको नहीं कर सकते हो। हालांकि अक्टूबर 2024 में यूके ने डिक्लेयर किया था कि वो चैगोस के जो आइलैंड्स हैं सारे मॉरिशस को दे देंगे, लेकिन मुसीबत ये है कि जो 99 ईयर्स की लीज पे डिएगो गार्सिया है वो अपने पास रखेगा, लेकिन उसको तो आगे उसने अमेरिका को लीज पे दिया हुआ है। हालांकि ब्रिटेन उसके पैसे भी देता है, लेकिन मुसीबत सारी है कि अमेरिका तो उसका मिसयूज़ कर ही रहे ना, आप कर क्या सकते हो उसके अंदर। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। शुक्रिया करते हैं आपका कि आप आए और अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और फ़ोनपे जीपे के लिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है।
किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आपका सपोर्ट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्दी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट।